हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, थोड़ा सा उसके हिस्ट्री में भी जाएंगे और देखेंगे उसका कार्य क्या है, कहाँ कहाँ तक उसका कंट्रोल होता है, क्या क्या वो कर सकता है। ठीक है। तो बात करें अगर भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षण, तो जो भारत का महान नियंत्रक महालेखा परीक्षण होता है का जो पद होता है, वो भारतीय वित्त प्रशासन के सर्वाधिक महत्व वाले पदों में से एक है। ठीक है। जो क्या करता है कि संघ और राज्य दोनों का वित्तीय व्यवस्था, यहाँ पे विधि व्यवस्था हो गया, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करता है। ठीक है। वो क्या करता है कि संघ हो चाहे फिर राज्य हो, सरकार हो या कोई भी हो, संघ या राज्य दोनों में से क्या करता है कि संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगर देखा जाए भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर ने नियंत्रक महालेखा परीक्षण को भारतीय संविधान के अधीन सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की संज्ञा की। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान में उल्लेख सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो हैं वो कौन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है। अगर बात करें हम लोग इसके इतिहास की, तो सर्वप्रथम 1753 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक आय व्यय था, ठीक है, उसमें जब गलतियां मिलने लगी तो वो क्या किया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षण, यहाँ पे उस समय परीक्षण और नियंत्रक के लिए एक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने दोहरा लेखा परीक्षण कार्य हेतु मुंबई, कोलकाता और मद्रास जब 3 प्रेसिडेंसी बनी थी, तो उसमें क्या किया कि महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया। फिर उसके बाद 2005 में भारत में लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति राज्य सचिव द्वारा की जाती थी, जो सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि 1920 में महालेखा परीक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में कार्य को बढ़ाया गया, और जो भारत अधिनियम 1935 के माध्यम से उनके पद तथा स्तर में वृद्धि करने हेतु महालेखा परीक्षण को संघीय यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्रदान की गई। और जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब क्या कर दिया गया कि महालेखा परीक्षण का नाम जो था बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया, क्योंकि उसके पहले उनके पास नियंत्रण नहीं था। बस वो क्या करते थे, लेखा परीक्षण ही करते थे, अकाउंटेंट का ही काम करते थे, देखते थे कहाँ पे पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ, लेकिन उन पर उनका उस पैसे पर कोई नियंत्रण वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन जब 1950 में जब आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जब उसको लाया गया, बनाया गया, तब उसमें जब कंट्रोल भी जब आ गया, तब उसको नाम बदल के महालेखा परीक्षक का नाम बदल क्या कर दिया जाए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। अगर हम लोग बात करें कि संविधान में किस अनुच्छेद किस भाग में है, तो देखा जाए कि ये भाग 5 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 148 से लेके 151 के बीच में इनके बंधों का उल्लेख किया गया है। अगर इनकी नियुक्ति की बात किया जाए, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण नहीं करते। ठीक है। तो फिर कैसे पद धारण करते हैं उसको अभी देखेंगे हम लोग। अगर योग्यता की बात की जाए तो संविधान में योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, यानी कि ये उल्लेख नहीं था कि कौन व्यक्ति महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक में बन सकता है, इसमें कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम, उसी का शॉर्टकट है टैग, ठीक है, 1971 पारित किया गया, जिसमें योग्यता का निर्धारण किया गया। पहले योग्यता के निर्धारण में क्या बोला गया, ये बोला गया कि जो भी व्यक्ति कैग का जो सदस्य बनेगा, वो पहली बात है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो वित्त का विशेषज्ञ या लोक सेवा विशेषज्ञ हो, या फिर न्यूनतम 10 वर्षों तक सिविल सेवक रह चुका हो। ध्यान सुनिएगा, वो वित्त का विशेषज्ञ हो, यानी कि अकाउंटेंट वगैरह बहुत हो, ठीक है, विशेषज्ञ हो उसका, लोक सेवा विशेषज्ञ हो, ठीक है, या फिर सेवा फील्ड में वो क्या किया, काम किया हो, न्यूनतम 10 वर्षों तक सिविल सेवक रह चुका हो। ठीक है। यानी कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो यूपीएससी वगैरह निकाल के जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो उस क्षेत्र में काम किए हो उनकी ये बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर कार्यकाल की बात करें,
तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो कि पहले पूरा हो, यानी कि 6 वर्ष तक 6 वर्ष का होता है उसका कार्यकाल। तो मान लीजिए कि अभी आप 6 वर्ष का कार्यकाल है, अगर आपकी 65 वर्ष आयु नहीं हुई है तो 6 साल बाद रिटायर होंगे। अगर बीच में ही आपका 65 साल पूरा रहता है तब क्या कर दिया जाएगा, बीच में आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि अवकाश प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति, यानी कि एक बार जब उसमें अपना सदस्य बन जाता है, उसमें संस्थाओं में चला जाता है और कार्य कर लेता है, तो उसके बाद अवकाश के बाद वो किसी भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, यानी कोई भी लाभ का पद वो व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। अगर पद मुक्ति की बात करें तो पद मुक्ति कैसे होगी उस व्यक्ति की, यानी कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो अधिकारी है उसका पद मुक्ति कैसे होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट को जिस हिसाब से जज को हटा जाता है उसी प्रकार से हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सदस्य को हटा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें वेतन की तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इतना वेतन मिलता है जो कि भारत के संचित निधि पर भारित होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि कार्य और शक्तियों की, कार्य और शक्ति क्या है, तो पहली चीज़ वो कि भारत सरकार द्वारा जितने भी खर्च होते हैं उनका लेखा परीक्षण करता है कि नहीं कौन सा खर्च कहाँ पे कैसे हुआ, ठीक है। यह राज्य सरकार के खर्च द्वारा किए गए धन का लेखा परीक्षण और लेखांकन दोनों कर, ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार है, यानी कि अगर सरकार ही नहीं राज्य सरकार की बात किया जाए तो केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, दोनों के लिए क्या करता है, इसके दोनों राज्य सरकार के लिए रेखा परीक्षण और लेखांकन दोनों करता है। लेकिन सरकार के द्वारा क्या करता है, वो जो केंद्र की सरकार जो होती है उसके लिए सिर्फ लेखा परीक्षण करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा वर्तमान में, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में कुछ संशोधन हुए हैं, उस संशोधन के कारण ऐसा किया गया। वो संशोधन कौन सा था, वो संशोधन 1976 वाला था, जो कैग अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कि उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि वह सरकारी कर्मचारियों के द्वारा खर्च किए गए धन का लेखा परीक्षण करता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि स्टेट लेवल पे जो भी जो पैसों का आवंटन होता है कि लो भाई इतना पैसा आप इस क्षेत्र में खत्म करो, अरे खर्च करो, खत्म मत करो, खर्च करो, आप इस पैसे को इतने इस क्षेत्र में खर्च करो, तो वहाँ पे जितने भी अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, कई अधिकारियों से बहुत तेज डरते हैं, ठीक है। वो जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे डरते हैं, क्यों डरते हैं। वो जानते हैं कि मैं अगर सही तरीके से भी धन को खर्च किए रहेंगे तो वो जब उसका लेखा परीक्षण करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां क्या करते हैं, वो ढूंढ लेते हैं, अगर उनको ढूंढना होगा तो, ठीक है। तो हम लोग उसके आलोचना भी करेंगे कै की, और उसमें भूमिका को भी देखेंगे, दोनों देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेकिन दिया है कि वह संसद के कानून के द्वारा निर्मित सरकारी कंपनियों के खर्चों का लेखा परीक्षण तभी कर सकता है जब उस कानून में उसकी अनुमति दी हो। यानी कि जो सरकार द्वारा निर्मित कंपनियों का लेखा परीक्षण तभी कर सकता हो जब उसके कानून में इसकी अनुमति दी गई हो। वह ऐसे निजी कंपनियों का लेखा परीक्षण कर सकता है जिसके साथ उसका राजस्व हिस्सेदारी हो, यानी कि सरकारी कंपनी पे कर सकता है वो, ठीक है, राजस्व हिस्सेदारी हो, यानी यूं कह लें सरकारी कंपनी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें कै की, ये कै 3 प्रकार से लेखा परीक्षण करता है। पहला है अनुपालन लेखा परीक्षण। तो अनुपालन लेखा परीक्षण में यह देखता है, इस नियम में देखता है कि ये जो जिस नियम प्रक्रिया से खर्च के लिए धन आवंटित किया गया था वो उस प्रक्रिया से खर्च हुआ है कि नहीं, ठीक है। निष्पादन लेखा परीक्षण में क्या करता है कि ये देखता है कि काम जो हुआ है वो ठोस हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना है कि इस मटेरियल में कुछ कमी करके, कटौती करके उसमें कुछ खराब मटेरियल डाल दिया गया, ठीक है। जो थर्ड है वित्तीय लेखा परीक्षण, यानी कि ये देखता है कि भ्रष्टाचार, यानी कि जो जितना भी वो काम हुआ है उस काम में कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, उस चीज क्या करता है, ये देखता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इससे फायदा क्या है, यानी कि कै की भूमिका से फायदा क्या है, तो ये क्या करता है कि भ्रष्टाचार को रोकता है, पहला। और हाँ, ये मतलब रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें देखा जाए इसके पास तो कोई कानूनी देखा जाए इसके पास तो कोई कानूनी शक्ति है ही नहीं। कानूनी शक्ति का मतलब ये किसी को सजा नहीं दे सकता या कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर ये कैसे लाभकारी हो सकता है, ठीक है।
तो अभी हम लोग उसे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पहले होता क्या है कि जो कैग होता है कि अपनी रिपोर्ट क्या करता है कि राष्ट्रपति को सौंपता है। क्या करता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति को सौंपने के बाद राष्ट्रपति को सौंपता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि उसको संसद के सदनों में प्रस्तुत करता है। जब वहाँ पे संसद के सदनों में प्रस्तुत होगा तो उस पर बहस होगी, डिबेट होगी, सब कुछ चीज़ें होंगी, तो वो पब्लिकली क्या होगा कि वो दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, नहीं कि जनता उस पर जानेगी। अगर उसके बाद भी कोई ठोस कानून या कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर पता है कि ये फिर लोकतंत्र यहाँ पे फिर बाद में उनको दिक्कत हो सकती है, सरकारों को दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से न, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस बात में रखिएगा। अगर देखिए कैग का रिपोर्ट होता है कि आधार पर न्यायालय में समाज सेवी संगठन जनहित याचिका दायर करती है जिससे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाती है। मतलब कि अगर, ठीक है, जो कैग के आधार पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो कैग की रिपोर्ट आई, यानी कि महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई, संसद में गई, जब वो डेट पे चढ़ेगी, सब कुछ जब सबको पता होगा, न्यूज़ में दिखाया जाएगा, तो क्या करेगा उसके हिसाब से फिर उसको न्यायालय में ले जाया जाएगा। फिर न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। फिर जो भ्रष्ट अधिकारी होगा उसके प्रति फिर क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट देखा जाए दूसरा, तो भारत में लोकतंत्र और नियमकालिक चुनाव में की व्यवस्था है। इसके कारण जब कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो सरकार में जो भ्रष्ट है यानी सरकारी भ्रष्टाचार की सूचना जनता तक पहुंच जाती है। इसे जनमत के लिए, जिसमें जनमत सरकार के लिए क्या करती है, उसमें विद्रोह कर देती है। यानी कि यूं कह लें कि अगर मान लीजिए कैग की जो रिपोर्ट है जब सार्वजनिक होगी तो सार्वजनिक होने के बाद उसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर क्या करेगी सरकार को भी वो बाद में क्या कर सकती है कि जो जनता है वो बर्खास्त कर सकती है। बर्खास्त करने का मतलब ये है कि बाद में फिर उनको वोट देगी नहीं, वो जीतेंगे नहीं। ठीक है, अगर देखिए बात की जाए आलोचना की कि कैग की फिर आलोचना क्या है, ये तो बात कर लिए फायदे की। अगर हम लोग बात करें आलोचना की, किसकी बात करें, आलोचना की बात करें, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा आलोचना क्या है। एक आपके विद्वान है पॉल कहते हैं कि जो कैग जैसी संस्था प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल को गिरा देती है। प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल को क्या करती है, गिरा देती है। ये कैसे? तो पहला जो अनुपालन लेखा परीक्षण है इसमें यह कहा गया है कि आप अगर 10 रुपया या 10 करोड़ इस काम के लिए खर्च करने के लिए लिए हैं, जैसे मान लीजिए रोड बनवाना है, तो रोड के लिए आप, जैसे रोड के लिए क्या करते हैं कि आप रोड के लिए 10 करोड़ रुपए लिए हैं, रोड के लिए आप 10 करोड़ रुपए लिए हैं। अब वो क्या हो गया कि बारिश का समय आ गया, तो बारिश के समय में कीचड़ पानी वगैरह भर गया, ठीक है, तो उससे एक क्या किया गया कि वो जो अधिकारी था सोचा कि अरे भैया अभी कौन सा रोड जरूरी है, कीचड़ है, अभी सूखेगा तभी तो हो पाएगा, तो फिर दिक्कत होगी बनने में, सड़क मजबूत नहीं बन पाएगी। तो वो क्या किया कि 10 लाख रुपए किसी अन्य कार्य में जैसे कि भवन निर्माण या सरकारी भवन निर्माण या फिर किसी अन्य कार्य में क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, तो लेखानुदान परीक्षण के अनुसार वो ऐसा नहीं कर सकता। जब लेखानुदान परीक्षण होगा तो जब पकड़ा जाएगा तो वो अधिकारी क्या करेगा, दोषी होगा। यानी तो ये जो अधिकारी है वो तो सोचा सही कि भैया अभी तो बारिश हो रही है, जो बाद में पैसा आएगा तो फिर मैं 10 करोड़ इसमें लगा दूंगा, पहले वो तो काम हो जाए। ठीक है, वो जल्दी के लिए अच्छा किया। तो लेकिन बाद में क्या होगा कि अनुपालन लेखा परीक्षण होगा तो फिर अधिकारी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे उसमें अधिकारी क्या कर रहा है, मनोबल गिर रहा है। दूसरा देखा जाए तो कैग सामान्यतः कानूनी और वित्तीय दृष्टिकोण पे कार्य करता है, जबकि प्रशासन एक व्यवहारिक कार्य है। जैसे मान लीजिए कि अगर रोड बन रही है, अगर हाईवे का कार्य हो रहा है, उसमें आवंटन हुआ है पैसा, हाईवे बन रहा है, चलिए भाई हाईवे बन रहा है, तो हाईवे बन रहा है तब तक एक मंत्री आ गए, भाई मंत्री आ गए, क्या किए, मंत्री आ गए, एकाएक मंत्री आ जाते हैं, या फिर कोई अन्य उच्च पद का अधिकारी जो होता है वो आ जाता है। तो भैया आएगा तो वहाँ पे चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था तो होगा,
तो देखा जाए तो जब वहाँ पैसा पास होता है तो वहाँ पे वो सब चीज़ें देखी नहीं जाती है कि भैया मंत्री को भी नाश्ता कराना है, इनको नाश्ता कराना है, उनको नाश्ता कराना है। तो वो सब जी भी अगर पैसा उसमें ऐड तो होता नहीं है, तो क्या होता है कि देखा जाए तो जितना कहेगा अपना वो करती है, जैसे लेखानुदान करती है, लेखांकन करती है, तो उसमें उस चीज़ को नहीं जोड़ती। जब उस चीज़ को नहीं जोड़ती तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक त्रुटि ही आपकी दिख रही है। ठीक है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे कारण है जो क्या करते हैं कि जो कैग की आलोचना भी लोग करते हैं। तो अब इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरह वीडियो देखते रहिए।